हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों को पहले कुछ बातें बता दूं। वैसे तो देखो, बात ये है कि आप लोग बातों पे कम ध्यान मेरी कम देते हैं, तो मैंने कहा चलो ध्यान दिलवा लूं। तो आज ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस मेंस प्रिपरेशन 2026 में एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। लिख लोगे ना? यही दिया है, लिख लोगे ना? तो रोमांटिक एज मैं इसमें पढ़ाने जा रही हूँ। और रोमांटिक एज अभी सबसे पहले ना, आपको मैं देख रहे होंगे ईएमआरएस का वो है। हमारे पास लगातार इंक्वायरीज आ रही है, मैम ईएमआरएस का कोई पेड बैच लिया हो, केवीएस का डिस्क्रिप्टिव का कोई पेड बैच लिया हो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक बात बताइए, जब आपको सब कुछ मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ तो आपको क्या दिक्कत है? भाई देखो, मैं पेड बैच तो इसका ला नहीं रही। जब एक बार वादा कर देते हैं तो किसी चीज़ का नहीं करना तो नहीं करना। ठीक है। अब आपको सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगी। क्या? आप पहले सिलेबस देखो। आप सिलेबस देखो। सिलेबस है ये, यहाँ पे पहले सिलेबस देखो आप। इसका किसका है? ये है आपका, ये वाला किसका? हाँ, ये है आपका ईएमआरएस का। ये ईएमआरएस का टीजीटी पीजीटी का सेम सिलेबस है। अगर आपको दिख रहा हो, अगर आपकी आंखों में तो इतनी ज़्यादा वो हो, चमक हो और इतना तेज नज़र हो तो दिख जाएगा। देखो भाई, यहाँ पर रीडिंग है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है, नोटिस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन्फिडेशन, ग्रामर है, क्वेश्चंस ऑन टेंसेस, क्लॉजेस एटसेट्रा। लिटरेचर है, शेक्सपियर वर्क्स, रोमांटिक पीरियड, शैले, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, 19th एंड 20th सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर, हॉथॉर्न, एमिली डिकिंसन एटसेट्रा। उसके बाद है मॉडर्न इंडियन राइटिंग्स। ये किसका है? किसका है ये बताओ? किसका है ये ईएमआरएस का है। ठीक है, ये ईएमआरएस का आप लोगों के लिए ईएमआरएस का है ये वाला। और ये ईएमआरएस में सारा अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निसिम एस्किल, ये जो पहले मैंने कवर भी करा था, बस इसमें एक पीजीटी में ये और दे रखा है, लैटिन अमेरिका एंड ऑल दैट। ठीक है, ये हो गया ईएमआरएस का। अब उसके बाद जो है, जरा आगे चलते हैं, ईएमआरएस के बाद आगे बढ़ते हैं और ये लेते हैं। ये किसका है हमारा? ये है आपका, ये है आपका किसका है? ये केवीएस का है। ये केवीएस पीजीटी का। फंक्शनल राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स, क्रिएटिव एनालिटिकल राइटिंग, एस्से, ग्रामर वही से, मतलब उसमें ग्रामर कम है, इसमें ठीक है। ब्रिटिश में एलिजाबेथन एंड जेकोबियन ड्रामा, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो। उसके बाद विलियम, रोमांटिक एज, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, जॉन कीट्स। बताओ भाई, वही वही उसमें है, केवीएस में है, वही ईएमआरएस में है। तुमको केवल वही देख के पता, तुम एज वेज नहीं पढ़ते क्या? विक्टोरियन एंड मॉडर्न राइटर्स, चार्ल्स डिकेंस, हार्डी, वर्जीनिया वुल्फ एटसेट्रा। अमेरिकन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें इंडियन राइटिंग, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद। सेम वही इसमें है, सेम इसमें। क्यों नहीं देख रहे हो? क्या करके मानोगे? क्वेश्चन आ जाएंगे तो लिख लोगे। और टीजीटी पीजीटी सबका सेम है। एक ये हो गया, ये कौन सा है? ये क्या है? ये जो है ये टीजीटी है। किसका है ये नहीं, ये उसका है। ये ईएमआरएस का दोबारा से आ गया, ईएमआरएस का। देखना जरा, शेक्सपियर वर्क, रोमांटिक पीरियड। अरे भैया, जब सेम सिलेबस है तो तुम पढ़ते काहे नहीं? तो क्या करके मानोगे यार? कब पढ़ोगे तुम? मतलब मैं सब चीज, इतना क्वालिटी मटेरियल आप लोगों को दे रही हूँ, मगर नहीं, हमको पढ़ना ही नहीं है। हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी कर लो, हम नहीं पढ़ेंगे। ईएमआरएस का हम अलग लेंगे, केवीएस का अलग लेंगे, और जो है विभिन्न जो है चैनल्स पे जाके मांगेंगे। किसी के पास है क्या? किसी के पास इसका कोर्स का लिंक है क्या? कुछ पता है क्या? भैया ऐसे काम क्यों कर रहे हो? जब तुमको फ्री में दे रहे हैं तो, और तुमको क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, नहीं पढ़ना तो चलो आप पढ़ो। अब मेरी बात सुनो कि तुमको जो है मुझे क्या करवाना है। क्या करवाना है सुनो। मैं रोमांटिक एज स्टार्ट कर रही हूं, फिर दोबारा से बोल रही हूं। रोमांटिक एज ये जो है, इसको ना मोटा मोटा लिख देती हूँ मैं, तुम सुनते तो हो नहीं। वैसे तो मुझे पता है इसके बावजूद कौन सा तुम सुन लोगे। ये ईएमआरएस और केवीएस एनवीएस के लिए कॉमन है, पढ़ लो। ठीक है, ये है ये। अब इसमें देखो, मैं पूरा डिटेल में बता रही हूं। कम से कम 4 दिन, 4 डेज मैं रोमांटिक एज ही चलाऊंगी, क्योंकि मुझसे जल्दी जल्दी में दही खत्म करवाया जाता। घास काटना मेरे बस का काम नहीं है, क्योंकि एक्चुअली दिस इज नॉट माई प्रोफेशन। माई प्रोफेशन इज टीचिंग। तो चलो, अब आप लोगों को मैं रोमांटिक एज देखो। आपको पता है दोनों का जो जो पैटर्न है वो क्या पैटर्न है? पैटर्न क्या है चलो बताओ।
आपका पैटर्न है दैट इज जो केवीएस है उसमें क्या है 60 एमसीक्यूज हैं और 10 जो हैं वो 80 वर्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 10 into 4। ठीक है जी, 80 या 1 जो भी जितने भी वर्ड जाएंगे 80 है या फिर वर्ड। और इसमें क्या है, इसमें जो है कि 40 और 40 एमसीक्यूज है कि ईएमआरएस में 40 एमसीक्यूज हैं और 15 into 4 15 जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। 15 into 4 इज इक्वल टू 60, यानी कि 15 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव हैं 4 नंबर के और 40 एक एक नंबर का एमसीक्यूज है। ठीक है, यानी कि दोनों में पैटर्न भी लगभग सेम है। नहीं मगर हमको पढ़ना नहीं है, बोलते रहो कुछ भी, हमें तो नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। चलो अब पढ़ लो, दैट विल बी ऑफ योर यूज। अब चलो आज मैं आप लोगों को रोमांटिक एज, ये सारे नोट्स भी जो है ना जो मैंने तैयार करे, एक तो मेरी चोटी पता नहीं कहाँ से लटक रही है ये। ठीक है, ये जो मैंने टाइमलाइन जो है रोमांटिक एज की, पहले मैं टाइमलाइन बताती हूँ, इससे आपके एमसीक्यूज वाला पार्ट पूरा होगा, चीज़ें थॉट प्रोसेस स्टार्ट होगा। सबसे पहले रोमांटिक एज के बारे में बात करते हैं। रोमांटिक एज में मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है, रोमांटिक एज पढ़ लो। ठीक है, रोमांटिक एज क्या होती है, चलो पहले बैकग्राउंड में चलते हैं। 1770 से 80s तक नियो क्लासिकल, रोमांटिक एज से जस्ट पहले नियो क्लासिकल एज थी। नियो क्लासिकल एज का मतलब क्या होता है, नई क्लासिकल एज और स्यूडो क्लासिकल या नकली क्लासिकल एज। जो नियो क्लासिकल एज के राइटर्स थे, दे यूज्ड टू बिलीव इन द एडरेंस टू फॉर्म, दे वर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट द कंटेंट। उनको फर्क नहीं पड़ता था कि कभी जो है नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, वही चीज था नियो क्लासिकल वालों का, पैकेट नया चीज पुरानी, और दैट टू कंटेंट वॉज ऑफ ट्रिवियल लेवल। तो 1770 से 80s तक जो राइटर्स थे ना, उन्होंने नियो क्लासिकल रूल्स के खिलाफ विद्रोह करा और ना कहा यार जब रूल्स बहुत होते हैं ना, रूल्स रेगुलेशंस, तो वहां पे ना इमोशंस खत्म हो जाते हैं। तो कहा अरे बहुत हो गया। फिर उसके बाद शाहरुख खान वाला बैकग्राउंड में जैसे म्यूजिक चल रहा हो, तो फिर ना 1780 70s, यानी कि अभी अभी 18th सेंचुरी चल रही है, लास्ट 18th सेंचुरी में फॉल ऑफ नियो क्लासिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉल हुआ एंड राइज ऑफ इमोशंस। और लोगों में ना सेंसिबिलिटी, इमोशंस का ज्वार भाटा उत्पन्न हुआ। अब इसमें एक और चीज ने अपना तड़का लगाया, दैट वाज 1789। दिस वाज द ईयर इन विच फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस। अब क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इसका एक रीजन था, पीपल वर वेरी टॉर्मेंटेड अगेंस्ट द रूल ऑफ लुई। और उन्होंने क्या करा कि उन्होंने जो सामान्य वर्ग के लोग थे, दे रोज अगेंस्ट द मोनार्क, वो रूलर के अगेंस्ट खड़े हुए और उन्होंने पूरी तरीके से एक तरीके से अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को समाप्त कर दिया, ऐसा उनका मानना था। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लोगों के अंदर एक सीड जो है वो बोए, किसके, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की। समाज का केवल उच्च वर्ग ही जो है वो केवल वो प्रिविलेज्ड नहीं है, माइटी विल बी द ऑक्सिलियर्स, कि जो समाज का निचला वर्ग है वो भी उतना ही पावरफुल होगा, ऐसा उनको लगता था। क्योंकि कहते हैं ना पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, एब्सोल्युटली। लेकिन जब किसी को रेवोल्यूशन करवाना होता है ना, तो वो 1789 में एक रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन। मगर इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंग्लिश लिटरेचर पे क्या फर्क पड़ा, दैट इज द क्वेश्चन दैट यू मस्ट आस्क कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ओवर इंग्लिश लिटरेचर। तो बात सुनिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन किस चीज के अगेंस्ट हुआ, जो मोनार्की के अगेंस्ट, ब्रुटैलिटी के अगेंस्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट। तो इसके जो इस रेवोल्यूशन के जो छींटे थे ना, वो दूर दूर तक है। जो इस एज के राइटर्स थे, जैसे विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, और जो सैमुअल टेलर कॉलरेज, इन्होंने सोचा कि ये तब नए नए जवान थे, इनके मन में भी आया कि अरे
हमें भी क्रांति लानी है, हमें भी जो है वो चीज़ें जो है अपने बिल्कुल चेंज करना है। बहुत हुआ ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम भी जो है क्रांति लाएँगे। और हम क्रांति कैसे ला सकते हैं? कलम के माध्यम से। तो वी विल ब्रिंग द रेवोल्यूशन इन लिटरेचर। अब क्या हुआ 1790s में रूल्स रेगुलेशंस के प्रति डिससैटिस्फैक्शन बढ़ने लगा और आर्टिफिशियल पोएटिक डिक्शन। देखो, हर चीज का ना एक वक्त होता है। द डिक्शन वॉज क्वाइट अननेचुरल एंड आर्टिफिशियल। पीपल वर नॉट एट ऑल एंजॉइंग दैट डिक्शन। कहते हैं ना कि अगर आप ये सोचो, आप मन में सोचो, आप एक जोक सुन रहे हो या पोएम पढ़ रहे हो, आप कौन सी लैंग्वेज में उसको एंजॉय करोगे? इन योर ओन लैंग्वेज और इन सम अदर लैंग्वेज दैट यू are that you are well versed in that language, but that's not your mother tongue, or that's not your that's not the language of your pain. तो फिर तो ना जब रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ऐसा था, सांस नहीं आ रही है ना, तो डिससेटिस्फेक्शन बढ़ रही थी। अब क्या हुआ कि 1798 में रोमांटिक एज की शुरुआत हुई। किससे? लिरिकल बैलेड्स आया। लिरिकल बैलेड्स पोस्तो ये जो है ना, लिरिकल बैलेड अनोनिमसली अनोनिमसली बिना नाम के पब्लिश हुई। इट गॉट पब्लिश विदाउट द नेम ऑफ द राइटर्स। 1800 में लिरिकल बैलेड का सेकेंड एडिशन आया और इसमें वर्ड्सवर्थ ने अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री दी, कि जिसमें उन्होंने प्रीफेस ऐड करा थ्योरी ऑफ पोइट्री। व्हाट वाज द थ्योरी ऑफ पोइट्री? दैट वाज पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। एंड इसके अलावा उन्होंने कहा कि पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। बेसिकली उन्होंने एक जिसे कहना चाहिए मैनिफेस्टो हुआ ये रोमांटिक एज का। उन्होंने कहा कि पोइट्री क्या होती है? पोएम का मतलब होता है इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, कि आपने कोई चीज देखी, किसी चीज को महसूस करा, लेकिन उस समय वो आपको बिल्कुल टच नहीं करा। एंड व्हेन यू आर इन अ गे और इन अ पेंसिव मूड, जब आप बहुत खुश हैं या सोच के, अचानक से वो मोमेंट जो है ना वो आपके इनवर्ड आई में आया, जिसे स्पॉट्स ऑफ टाइम जो है स्पॉट्स ऑफ जॉय कहते हैं, और स्पॉट्स ऑफ टाइम, सॉरी स्पॉट्स ऑफ टाइम कहते हैं। अचानक से वो मोमेंट आपके एपिफेनी मोमेंट कहते हैं, वो मोमेंट आया और आपने एक कविता लिखी। तो वो क्या कैसा है? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। कविता लिखते समय बार 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 जो है ना उसको रीराइट नहीं करना पड़ता, वो जो फीलिंग्स आई वो लिख दी। तो उन्होंने ये अपनी थ्योरी दी अपने प्रीफेस में। एंड अब उन्होंने कहा कि लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? सिंपल, जो आम लोगों को समझ में आए, तभी तो आप लोगों से जुड़ पाओगे, नहीं तो कैसे जुड़ोगे भाई? जो पेडेंटिक लैंग्वेज है दैट विल बी अंडरस्टूड ओनली बाय दोज हु आर वेल विज्ड इन दैट लैंग्वेज। और जो लोग पेडेंटिक नहीं है, साधारण लोग हैं, तो क्या उनको लिटरेचर को एंजॉय करने का अधिकार नहीं है? इसीलिए लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो हर व्यक्ति को समझ में आए। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने 1800 में अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री दी। 1801 से 1815 तक फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक्स आए। फर्स्ट जनरेशन कौन से है? वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, ये जो है फर्स्ट जनरेशन है। और उसके बाद जो सेकंड जनरेशन है, बायन, शेले, कीट्स, ये जो हैं आपके सेकंड जनरेशन पोएट्स हैं। अब वर्ड्सवर्थ ने जो है 1802 में कॉलरिज का एक ओड आया। कॉलरिज इज नोन एज द पोएट ऑफ द सुपरनैचुरल, और कॉलरिज का एक पोएट है डिजेक्शन एंड ओड। 1805 में वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड, प्रिल्यूड एक वर्क है, इस वर्क को कहा जाता है, ये 1805 में प्रिल्यूड जो है इट्स अ लिरिकल बिल्डिंग्स रोमन, यानी कि ये वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफी है। लिरिकल बिल्डिंग्स, मैंने बिल्डिंग्स रोमन का मतलब होता है कि ग्रोथ ईयर्स के बारे में बताने वाली। ऑल्दो दिस पोएम गॉट पब्लिश्ड इन 1850, 14 बुक्स में है ये। फिर 1807 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स लिखी, जिसमें उनका बहुत ही फेमस इमोर्टेलिटी ओड है। 1812 में बायन ने लिखी चाइल्ड हेरल्ड्स पिलग्रिमेज। चाइल्ड हेरल्ड्स पिलग्रिमेज जो है, चाइल्ड हेरल्ड का मतलब बच्चे से नहीं है, नाइट को कहा जाता है। चाइल्ड हेरल्ड्स पिलग्रिमेज लिखा। अब बायन ने एक कॉन्सेप्ट दिया। बायन, ये जो यंगर रोमांटिक्स थे ना, शैले, बायन, कीट्स तो बेचारे भोले भाले थे,
इनको ना सैटेनिक स्कूल का मेंबर माना जाता था, बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन एनी सॉर्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो तो ये मानते थे, अरे दुनिया में आए हो तो दुनिया की चीज़ों को एंजॉय करो। शैले का तो मानना ही ये था कि ही बिलीव्ड इन कि एवरीथिंग दैट इज ब्यूटीफुल दैट इज टू बी लव्ड। तो उनका तो यही मानना था। तो एक ना बायन ने एक बायोनिक हीरो का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसे अगर आप सिंपल भाषा मैड बैड एंड डेंजरस टू नो, हालांकि इसे लेडी लैम ने कहा है, ये मैड बैड एंड डेंजरस टू नो। बायोनिक हीरो किसे कहते हैं? बायोनिक हीरो कहते हैं एक ऐसा हीरो जिसके अंदर कोई हीरो वाली क्वालिटी ना हो। जैसे सैटर्न इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बायोनिक हीरो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोनिक हीरो? तो बायोनिक हीरो अगर आपको समझना है तो बायोनिक हीरो दैट टाइप ऑफ हीरो विच डजंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ heroic quality, he doesn't have that chivalry, he is somewhat villainous, he is not as जिस कहना चाहिए adventurous or courageous as the hero should be, but he is mad, bad, and dangerous to know. But somehow people fall in love with that baddie. That is why he is considered a bionic hero. और अभी और जैसे अब एक क्वेश्चन आपका यही बनता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोनिक हीरो, है ना? अब आपके लिए कोई क्वेश्चन यही आया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोनिक हीरो, तो आप क्या जवाब दोगे? भाई सबसे पहले आपको अगर इस तरीके का है तो यू विल हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ बायोनिक हीरो। अब चलिए मैं थोड़ा सा आपको बायोनिक हीरो के बारे में बताती हूँ, ठीक है? तो इससे आपको क्या होगा कि आप अगर आपको कभी आए तो आपको याद आएगा कि स्वाति मैम ने बताया था। देखो सबसे पहले आपको बता रहा होगा बायोनिक हीरो क्या होता है। बायोनिक हीरो इज प्राउड, ब्रूडिंग एंड रिबेलियस प्रोटैगनिस्ट। ऑल ऑफ दीज क्वालिटीज यू कैन फाइंड इन सैटर्न एज वेल, marked by intense passion, moral ambiguity, and inner conflict. He is intelligent. Foremost quality of his is charismatic and emotionally wounded, often burdened by guilt, defying social norms and authority. That is why I said that a bionic hero doesn't fit in the category of a hero. Or the bionic hero evokes both admiration and sympathy, embodying romantic ideals. That is why this is the concept of bionic hero. And if you are asked to write a question, the answer to a question in 80 words, then you will have to mention what is the meaning of bionic hero, and in literature, where do you find the examples of bionic hero? One of the examples I have given you, that is Saturn. Another example you can find yourself. उसके बाद आता है 1814 में स्कॉट ने वेवरले नॉवल स्टार्ट करे। वेवरले नॉवेल्स हैं, वेवरले नॉवेल्स, और स्कॉट को कहा जाता है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल, फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स। ठीक है जी, फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स जो है वो कहलाते हैं। 1811 to 1815, Jane Austen publishes major novels, Sense and Sensibility, Pride and Prejudice. जेन ऑस्टन के जो नॉवेल्स हैं डोमेस्टिक नॉवेल्स कहलाते हैं। शी वॉज नोन फॉर अ 2 इंचेस ऑफ आइवरी, यानी कि उनका जो 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 वो फैमिलीज बनाती थी, जो है जो वो फैमिलीज वगैरह के बारे में बताती थी, वो बहुत, उनका ना जो कैनवस था वो बहुत छोटा था। एंड शी पायनियर्ड डोमेस्टिक नॉवेल्स। उसके बाद है 1812 से 1816 से 1821 है हाई रोमांटिसिज्म। अब आ गए सेकंड जनरेशन, वही जो मैंने आपको बताया, शैले, कीट्स, बायन, ये आ गए। शैले एंड बायन की मुलाकात हुई जेनेवा में 1816 में। अब आया गोथिक इन्फ्लुएंस। गोथिक इन्फ्लुएंस क्या होता है? अब ऑब्वियसली अगर आप इसके बारे में जान रहे हैं तो गोथिक इन्फ्लुएंस में समझिए। चलिए थोड़ा सा आगे बता दिए। 1817 में कॉलरिज ने लिखी बायोग्राफिया लिटरेरिया, बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखी, जिसे उनकी लिटरेरी बायोग्राफी कहा जाता है।
ये सारी डेट्स अगर आप लोग एक बार पढ़ भी लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब आई पहली, अब देखो 1818 में आई, यहां देखो मैरी शेले ने लिखी फ्रैंकेनस्टीन। इसे कहा जाता है कि ये साइफाई, वैसे तो ये गोथिक नॉवल है, ठीक है, लेकिन ये प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप का मतलब होता है ओरिजिनल। ये प्रोटोटाइप है किसका? साइफाई का, साइंस फिक्शन का। फ्रैंकेनस्टीन या मॉडर्न प्रोमेथ्यूस जो कहा गया है। मैरी शेले जो कि शेले की वाइफ थी, उन्होंने फ्रैंकेनस्टीन लिखा। ये प्रोटोटाइप है साइफाई का, दो दिस इज अ गोथिक नॉवल। अब ये गोथिक नॉवल क्या होते हैं? कैसल ऑफ ओट्रांटो। ये ट्रेंड आया क्योंकि जो रोमांटिक्स थे ना, दे वर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड, वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे किससे? हॉरर, मिस्टिसिज्म एंड गिल्ट एंड ऑल दैट। तो ना ये गोथिक जो नॉवल होते थे ना, ये रहस्य, रोमांच, सुपर नेचुरल एलिमेंट से भरे हुए होते थे। तो मेरी शैले का फ्रैंकेनस्टीन, वो दो इट्स अ गोथिक नॉवल, मगर इसे प्रोटोटाइप कहा जाता है साइफाई का। फिर कीट्स ने लिखे एंडीमियन, जिसको उन्होंने फीवरिश अटेम्प्ट कहा, और बहुत ही सुंदर पोएम लिखी। लेकिन कीट्स कहते हैं कि इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया कीट्स को उनकी इस पोएम के लिए कि बेचारे कीट्स बर्दाश्त ना कर पाए। कीट्स 1819, 1819 जो है ना, ये जो ईयर है, ये कीट्स का जो कि ईयर ऑफ हैप्पीनेस माना जाता है, और जिसे एनस मिराबिलिस कहा जाता है। आई थिंक एनस मिराबिलिस है ए ईयर ऑफ हैप्पीनेस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक। ईयर ऑफ वंडर्स, हाँ जी, तो कीट्स का ईयर ऑफ वंडर्स माना जाता है, दैट इज एनस मिराबिलिस। और ये है, दैट इज एनस मिराबिलिस, ये ईयर इनका माना जाता है। और लैटिन वर्ड है ये, और इसका मतलब होता है ईयर ऑफ वंडर्स। ईयर ऑफ वंडर्स माना जाता है इसको, क्योंकि इसमें इन्होंने ग्रेटेस्ट ऑफ ओड्स जो है अपने कंपोज करे ना। नाइटिंगेल, ग्रेशियन अर्न, टू ऑटम, ये पीक था रोमांटिक लिटरेचर का। 1820 में शेले ने लिखी प्रोमेथ्यूज अनबाउंड, ये इनका वर्क था। शेले वॉज जो है रिबेल। 1821 में 26 साल की उम्र में जॉन कीट्स की डेथ हो गई। द रीजन ऑफ हिज डेथ वाज कंजम्पशन और टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। 1822 से 32 के बीच में रोमांटिसिज्म का डिक्लाइन हो गया। एक इसका रीज़न ये भी था कि जो एल्डर रोमांटिक्स थे, उनमें से वर्ड्सवर्थ ने तो पहले ही अपना जो पॉलिटिकल व्यूज़ थे वो चेंज कर लिए थे। फ्रॉम अ बिग ही टर्न्ड इनटू टोरी। और उसके बाद भी मतलब 1850 में, मतलब उसके बाद भी वो जो है वो अपने ही आइडियल्स पे ना वो स्टिक नहीं रह पाए। फिर उसके बाद लॉर्ड बायन की डेथ हुई, 22 में शेले की डेथ हुई, 24 में बायन की हुई। और उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो मतलब फिर जब यंगर रोमांटिक्स सारे ये जो है उनकी डेथ हो गई, जो रिबेल थे, दो हु कुड ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ रिबेलियन, जब उन्हीं की डेथ हो गई तो फिर क्या होता? फिर उसके बाद सोशल रियलिज्म की तरफ ये बढ़ गया। अब इसमें ना 1832 में एक रिफॉर्म एक्ट पास हुआ, और जैसे ही 32 में रिफॉर्म एक्ट पास हुआ, उसके साथ ही रोमांटिक एज का समापन हो गया। रिफॉर्म एक्ट वो था कि जिसमें बेसिकली जो वोट देने का अधिकार था वो मिडिल क्लास लोगों तक भी पहुंचाया गया। एक शॉर्ट में इसको बता रही हूँ। तो रोमांटिक एज इन लिटरेचर एक्सटेंड्स फ्रॉम 1798 टू 1832, और 1832 में इसका पतन हो गया। बहुत छोटी सी एज थी, 34 ईयर्स की, बहुत। अब आपका ये तो हुआ, यहां तक मैंने बताया। अब मैं थोड़े से आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ किस तरीके से। देखो, व्हेनेवर यू आर आस्क्ड टू राइट अ क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लेना है, एक बिगनिंग, एक जो है उसमें मिडिल लेना है, और फिर उसके बाद उसका कंक्लूजन लेना है। मैं एक एक राइटर ले रही हूँ और उसके साथ ही मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, मैंने इसमें आज मैंने वर्ड्सवर्थ के लिए, सारे तो मेरे से वर्ड्सवर्थ के होंगे नहीं, काफ़ी सारे हैं और आप भी बोर हो जाएंगे। मुझे भी तभी तक मज़ा आता है जब तक मैं जो है इन्जॉय करती हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। राइटर लिया, व्हाट इज वर्ड्सवर्थ डेफिनेशन ऑफ पोइट्री एज गिवन इन द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। सबसे पहले सोचो, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स कब आया था? 1800। अब उसमें आपको सबसे पहले जो डेफिनेशन पूछी है, तो राइट डाउन द डेफिनेशन, 80 वर्ड्स में लिखना है।
अगर 80 वर्ड्स का है तो 80 वर्ड्स का है, 100 वर्ड्स का है तो आपको उतने में ही लिखना होगा। ये तो मैं मान के चल रही हूँ कि 80 वर्ड्स का होगा। 80 वर्ड्स का ही होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो वर्ड्सवर्थ डिफाइंस पोइट्री एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। तो सबसे पहले प्रीफेस में उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है वो आपको लिखनी होगी। वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री को क्या मानते हैं, ही डिफाइंस पोइट्री एज द स्पॉन्टेनियस पावरफुल ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स की पोइट्री जो होती है वो ओवरफ्लो होती है पावरफुल फीलिंग्स का, जो इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। बेसिकली ये डेफिनेशन आपको देनी ही होगी कि ये डेफिनेशन क्योंकि मांगी है तो यू हैव टू गिव दिस डेफिनेशन। और देखो डेफिनेशन जहां से स्टार्ट हो रही है उसको कोट करना होगा क्योंकि ये आपके शब्द नहीं है। if something is not if you are quoting something obviously you have to put a quotation marks there क्योंकि वो आपके शब्द नहीं है। तो उन्होंने अब इसको आपको, अब ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन और बॉडी और कंक्लूजन की हेडिंग मत डाल देना, बालक नहीं हो तुम। ही एम्फेसाइजेस। अब देखो यहाँ पर आप पहले ये देखो क्वेश्चन का टेंस क्या है। अगर क्वेश्चन का टेंस प्रेजेंट है ना तो तुमको आंसर का टेंस भी प्रेजेंट ही रखना होगा, उसको पास्ट में मत कर देना। ये चीजें भी ध्यान रखनी पड़ती हैं। ही एम्फेसाइजेस दैट पोइट्री, उन्होंने ये कहा कि पोइट्री शुड यूज रियल लैंग्वेज एंड पोइट्री शुड बी द लैंग्वेज ऑफ द पर्सन, लैंग्वेज ऑफ अ मैन स्पीकिंग टू मैन। और ही अपोज, उन्होंने जो है वो पोइटिक डिक्शन, आर्टिफिशियल पोइटिक डिक्शन के अगेंस्ट विरोध किया। द पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मेन। और उन्होंने कहा कि भाई एक साधारण इंसान जो है वो की भाषा में लिखी हुई कविताएं होनी चाहिए क्योंकि यही सेंसिबिलिटी है। पोइट्री अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ इज द ब्रेथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज एंड द मोस्ट फिलोसफिक ऑफ ऑल राइटिंग्स। ये भी वर्ड्सवर्थ की ही चीजें हैं तो आपको ये भी लिखना होगा। एंड कंक्लूजन जो है उसका यहाँ पर आया कि कि जब ये कंक्लूड करिए कहीं से कहीं तक भी आपको इसमें पैराग्राफ एक अगर 80 वर्ड का आ रहा है तो पैराग्राफ चेंज कर करके नहीं लिखेंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चंस नहीं है। तो ये जो रेवोल्यूशनरी डेफिनेशन उन्होंने दी जिसमें उन्होंने ही रिजेक्टेड नियो क्लासिकल कन्वेंशंस, एडवोकेटेड, उन्होंने कहा ही एडवोकेटेड सिंप्लिसिटी, ही एडवोकेट्स सिंप्लिसिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड फोकस। आपको बेसिकली इसमें क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन का टेंस बीच में चेंज नहीं होना चाहिए। इफ यू आर राइटिंग इन प्रेजेंट टेंस थ्रू आउट योर आंसर द टेंस शुड रिमेन द सेम। एंड इफ यू आर राइटिंग इन पास्ट टेंस, क्योंकि होता क्या है कि अगर एग्जामिनर जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि यू राइट इन दैट टेंस, यू राइट इन, मतलब आप वर्ब फॉर्म वही रखें। वर्ब फॉर्म बहुत मजबूरी हो तो चेंज करिए, अदरवाइज वर्ब फॉर्म नहीं। इसमें आपको पंचुएशन मार्क्स का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज को, अगर डेफिनेशन पूछी है तो इंट्रोडक्शन में आपको इंट्रोडक्शन की हेडिंग मत डाल देना। अब तो 6-7 के बच्चे भी नहीं डालते हैं, इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं डालनी है। और अगर आपको कोई भी चीज को जिसे कहना चाहिए अंडरलाइन करना है तो आप ब्लैक पेन से मत लिखिए, अंडरलाइन कर सकते हैं, सिंपल उससे भी कर सकते हैं, इतना तो समय भी नहीं मिलता वैसे, मैं आपको ये बता रही हूँ। डिस्क्राइब द सेंट्रल थीम एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टिंटन एबे। तो आपको टिंटन एबे के बारे में पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे, लाइन्स कंपोज अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, उसके बारे में शुरुआत। डिस्क्राइब कीवर्ड्स पकड़ो, डिस्क्राइब मतलब हो रहा है कि डिस्क्राइब से क्या चीज होगा। तो यहाँ पर आपको बेसिकली उसकी हाँ, आपको अवॉइड क्या करना है, कभी भी किसी भी चीज की समरी नहीं लिखनी है। अगर जैसे रोमांटिक डिस्क्राइब द सेंट्रल थीम एंड सिग्निफिकेंस, तो सेंट्रल थीम में आप सेंट्रल आइडिया लिख कर आ गए, बालकों की तरह काम नहीं करने। अब सेंट्रल थीम क्या है, सोचिए कि उन्होंने थीम क्या दी है कि नेचर को उन्होंने कितने रूपों में जो है उसको नेचर को के बारे में बताया। तो सबसे पहले ये देखिए, लाइन्स कंपोज अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे में वर्ड्सवर्थ ने अपने स्पिरिचुअल रिलेशनशिप को बताया है नेचर के साथ अक्रॉस टाइम। अब यहां से आपको बॉडी स्टार्ट होती है। पोएम जो है ही डिस्क्राइब्स हिज रिटर्न टू द वाई वैली आफ्टर 5 years, reflecting on how nature influenced human consciousness. Wordsworth charts 3 stages his relationship with nature: youthful physical pleasure, thoughtful aesthetic appreciation and mature philosophical understanding. यहाँ तक हो गई बॉडी। अब आएगा कंक्लूजन। द पोएम इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लेस मूड वेयर द बॉडी स्लीप्स एंड बिकम्स अ लिविंग सोल। टिंटन एबे डिमॉन्स्ट्रेट्स पैंथीज द बिलीफ। अब ये यहाँ पर आई, आपका कंक्लूड करना है तो ये आप सेंट्रल थीम बता रहे हैं, द बिलीफ दैट डिविनिटी एग्जिस्ट विद इन नेचर।
The poem addresses Dorothy Wordsworth throughout, emphasizing memory's power to sustain the human spirit. अब ऐसी सॉलिटरी रीपर है. अब सॉलिटरी रीपर के बारे में सोचो. Whenever you are asked to write an answer to the question, first of all draft a rough draft. पहले रफ ड्राफ्ट लिखते हैं. सबसे पहले आपने सॉलिटरी रीपर पढ़ी है. आपके सॉलिटरी रीपर के पढ़ते आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आ रही हैं. थीम एंड सिंबलिज्म. सॉलिटरी रीपर है तो सॉलिटरी रीपर पोर्ट्रेज अ स्कॉटिश थीम है. सिंबलिज्म थीम में होता है क्रक्स ऑफ द, जो है समरी नहीं होती, क्रक्स होता है. तो सबसे पहले आपको जो पूछा गया है ना, आप कीवर्ड्स देखिए, पहले उसके बारे में बताइए. सॉलिटरी रीपर में एक स्कॉटिश हाईलैंड लड़की के बारे में बताया है जो अकेली ग्रेन जो है वो काट रही है और एक मेलंकली सॉन्ग गा रही है. वर्ड्सवर्थ जो है उसके सॉलिट्यूड को एम्फेसाइज करते हुए कहता है सिंपल, सॉलिटरी एंड ऑल. तो पोएट कंपेयर करते हैं उसके सॉन्ग को नाइटिंगेल से इन अरेबियन डेजर्ट्स में और कुकू से. और वो ये कहते हैं कि ये सॉन्ग जो है वो ट्रांसेंडेंटल है. और हालांकि ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द गेलिक लैंग्वेज. द गर्ल इज सिंगिंग इन गेलिक लैंग्वेज. वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, कि ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़की है ना बहुत जो है ना बहुत पहले जो घटनाएं घटी उसके बारे में गा रही है. तो अगर आपसे पोएम के बारे में पूछा है तो ऑब्वियसली यू हैव टू पुट सम कोट्स ऑफ, मतलब कुछ लाइंस जो है पोएम की डालनी चाहिए. और ना लास्ट में वो एज का है, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर. तो ये कंक्लूजन है कि म्यूजिक कितना गहरा प्रभाव छोड़ता है. और ये आज का लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ लूसी ग्रे और सॉलिट्यूड. अगर आपको मैं एक चीज बताती हूँ, आप कोई भी चीज तैयार करते हो ना तो आप उसका रफ ड्राफ्ट जरूर तैयार करो. चाहे आप इसी तरीके के कि व्हाट इज सोनेट, व्हाट इज निसा, व्हाट इज ओड, ये भी है. अगर इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं तो ऑब्वियसली इनके बारे में भी पता तो होना ही चाहिए ना. व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ लूसी ग्रे और सॉलिट्यूड. तो लूसी ग्रे मेन फीचर्स है, नैरेटिव बैलेड है, कहानी कहता हुआ बैलेड है. एंड व्हाट इज द नैरेटिव बैलेड? अ बैलेड दैट टेल्स अ स्टोरी ऑफ समवन. तो उसको कहते हैं एक सॉलिटरी चाइल्ड जो कि एक स्नो स्टॉर्म में मर जाती है. तो पोयम जो है वो ये बताती है थीम ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस, नेचर्स पावर एंड द बाउंड्री बिटवीन लाइफ एंड डेथ. लूसी को उसी के फादर के द्वारा भेजा जाता है स्टॉर्म में. और अगर वो अपना रास्ता भूल जाती है, उसके पेरेंट्स उसके फुटप्रिंट्स उसको मिलते हैं, उसकी बॉडी भी नहीं मिलती है. और ऐसा लगता है कि शायद वो नदी में गिर गई. और अभी भी लोगों को उसका गाना सुनाई देता है. और जो है वो शायद वो एक फैंटम जो है वो बन गई है. तो पोएम जो है वो दिस पोएम एग्जाम्प्लीफाइज वर्ड्सवर्थ इंटरेस्ट इन रस्टिक लाइफ, सिंपल डिक्शन एंड द एलिमेंट्स ऑफ फोकलोर. एंड दीज आर द फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म दैट वर्ड्सवर्थ पुट इन हिज पोइट्री. तो यही चीज है आपको लिखनी है. और बाकी अब मैं इसमें यहाँ तक मैंने वर्ड्सवर्थ के बारे में बताया, क्वेश्चंस भी हैं. और मैं अभी शैले के बारे में, कॉलरिज के बारे में, इनके बारे में भी बताऊंगी, कीट्स के बारे में. तो भैया पढ़ लो, यही चीज़ें तुम्हारे काम आएंगी. ऐसे ही तुम्हें आंसर्स लिखने हैं. इसको पूरा करवाने के बाद मैं जो है फिर उसके बाद शुरू करूंगी. कल कॉलरिज जो है उनके बारे में बताऊंगी. कल. और अगर आप में से कुछ लोग जो हैं वो यूपीटीजीटी की तैयारी भी कर रहे हैं तो हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो गया है आज से. ये भी दिखा देती हूँ जाते जाते, ये भी दिखा जाओ, क्या पता आप में से किसी का मन कर रहा हो लेने का. तो ये वाला बैच दिखा जाती हूँ. ये रहा, ये रहा, ये रहा. लास्ट आवर प्रिपरेशन बैच, लिटरेचर, ग्रामर, लाइव एंड वीडियो बैकअप, नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म आज से स्टार्ट हो गया है. और आप इसको कहाँ ले सकते हैं? इंग्लिश सूत्रा के ऐप से खरीद सकते हैं. तो ये एक रामबाण ऐप है जो लास्ट टाइम में आपके सामने जो चुनौतियाँ आती हैं उनको पूरा करने का दम रखता है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.